Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing conditional probability. ठीक है, कल हमने फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी में उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सैंपल स्पेस. नाउ वी आर स्टडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हमारे पास एस कोई सैंपल स्पेस है, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा हेड हेड एंड हेड टेल एंड टेल हेड एंड टेल टेल. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरिंग ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू 1/4. अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि अगर हम कंडीशंस अप्लाई कर दें. ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 2 हेड्स व्हेन 1 हेड इज ऑलरेडी ऑकर्ड. ठीक है, तो अब जो हमारा न्यू सैंपल स्पेस बनेगा उसमें से जो ये टेल टेल वाला था केस, ये कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 हेड इज ऑलरेडी ऑकर्ड. हम सिर्फ वही केस ले सकते हैं जिसमें हमारा हेड एक बार आ चुका है और उसमें से हमें निकालना है. तो इट मीन्स एक कंडीशन अप्लाई होगी कि 1 हेड इज ऑलरेडी ऑकर्ड. इस कंडीशन की वजह से जो ये हमारा सैंपल स्पेस में ये सैंपल पॉइंट टेल टेल वाला था ये हट जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास सैंपल स्पेस में 3 पॉइंट्स बचेंगे. तो 2 हेड के आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/3. ठीक है, तो अब हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि 2 हेड आने की व्हेन 1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड. ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/3 क्योंकि जो सैंपल स्पेस था न्यू सैंपल स्पेस उसके अंदर हमारे पास एक तो ये केस बचा हेड टेल और एक टेल हेड. ठीक है, और एक हेड हेड उसके अंदर जो टेल टेल आता था हमेशा वो कैंसिल हो गया. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी तो हम 2 हेड की ही निकाल रहे हैं, उसमें भी 2 हेड की निकाल रहे थे. सिर्फ डिफरेंस इतना है हमारे पास कि उसमें हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की थी तो हमारे सैंपल स्पेस में टेल टेल भी आ सकता था. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि 1 हेड ऑलरेडी ऑकर्स. तो इट मीन्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/3. अब बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कि इवेंट ए के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें जब हमें गिवन है कि बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इट इज डिनोटेड बाय पी ए स्ट्रोक बी. ए स्ट्रोक बी इसको डिनोट करते हैं हम ए स्ट्रोक बी. ठीक है, जो ये ऐसे लिखते हैं हम पी ए स्ट्रोक पी. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का वो होता है पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ बी. It means probability of A stroke B is equal to A intersection B by P of B. अब हमारे पास क्वेश्चन है डाइस इज रोल्ड एंड इट इज नोन दैट नंबर अपीयरिंग इज इवन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयर्ड इज 6. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं. अब जो नंबर आ रहे हैं हमारे, अगर हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि सिर्फ इवन आएंगे. तो इट मीन्स हमारे पास आएंगे 2, 4 एंड 6. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर अपीयर्ड इज 6. तो हमारा सैंपल स्पेस ये है और कल हमने सीखा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी 1 और नंबर ऑफ टोटल केसेस, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3. ठीक है, अगर हम इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना चाहें तो फिर यहाँ से न्यू सैंपल स्पेस लिख लिया हमने. वो है हमारा, यहाँ पर हमारी आएगी 6 स्ट्रोक इवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटरसेक्शन इवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. ठीक है,
और यहाँ पर 6 और इवन हमारे इसमें से इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है हमारा, तो यहाँ से बन गया 1। और इवन नंबर की कितनी है 2, 4 और 6, तो 1/3। ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रावन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इट हैज बीन फाउंड दैट बोथ आर हार्ट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फेस कार्ड्स। अब हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से हमारे पास 13 कार्ड्स हार्ट्स के होते हैं और उसमें से 3 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, J, Q एंड K, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है 2 कार्ड्स आर ड्रावन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इट हैज बीन फाउंड दैट बोथ आर हार्ट्स। तो हमें एक कंडीशन गिवन है कि उसमें से 2 हम निकालते हैं तो 2 तो हमारे हार्ट्स होंगे। हमें निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फेस कार्ड्स, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, जैसे टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है, तो इसमें से 3 हमारे फेस कार्ड्स हैं, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स स्टॉक हार्ट्स। ये कंडीशन गिवन है कि वो हार्ट्स ही होंगे हमारे, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास फेस कार्ड्स इंटरसेक्शन हार्ट्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब ये फेस और हार्ट्स में क्या है, ये 2 कार्ड्स वैसे ही ड्राउन करने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3C2 बाय 13C2। इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा इस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड स्टॉक हार्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इंटरसेक्शन हार्ट्स बाय नंबर ऑफ हार्ट्स। तो अब हमारे पास फेस कार्ड्स और हार्ट्स में जो कॉमन है वो है हमारे पास इंटरसेक्शन में है, वो है हमारे पास 3C2 और जो टोटल है वो है हमारे पास 13C2। तो अब इसको ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 - 2 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 13 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जैसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 एंड 11, यहाँ से हमारे पास 12 और 13 बचेगा और 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बचने वाला है 3 × 13। तो अब यहाँ हमारे पास 6 × 13, ठीक है। तो ये 3 से यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 13 × 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स एंड स्टॉक हार्ट्स इज इक्वल टू 3/13 × 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड स्टॉक हार्ट्स इज इक्वल टू 1/26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 30% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को वो है हमारे पास 0.3 एंड 25% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एम से इज इक्वल टू 0.4 एंड 15% फेल्ड इन बोथ। इट मीन्स कि उनकी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इफ द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दोज हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फेल्ड इन फिजिक्स टू। अब हमें कंडीशन गिवन है कि वो मैथमेटिक्स में तो फेल है, तो इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी स्टॉक एम। ये होगी हमारी पी इंटरसेक्शन एम बाय पी ऑफ एम। तो यहाँ पर हमारा जो ये पी इंटरसेक्शन एम है 0.15 बाय 0.3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओ फिजिक्स में फेल होने की। तो ये हमारे पास हो गया पी ऑफ पी बाय पी स्टॉक्ड एम इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एम बाय पी ऑफ एम। तो यहाँ पर हमारे पास ये है 0.15 ये रही बाय 0.25 इज इक्वल टू 3.3/5। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उन्होंने 30 स्टूडेंट ऐसे बताए थे जो फिजिक्स में फेल थे, 25 ऐसे जो कि मैथमेटिक्स में फेल थे
एंड 15 जो दोनों में फेल थे। और उन्होंने बोल दिया था कि जो हम एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट वो मैथमेटिक्स में तो फेल्ड है, लेकिन हमें फाइंड करना था क्या वो फिजिक्स में भी फेल होगा, तो उसके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 100 टिकट्स नंबर 1 to 100, 2 टिकट्स आर ड्रावन एट रैंडम इफ ग्रेटर नंबर ऑन द 2 टिकट्स इज नॉट मोर देन 10। कि जो हमारा ग्रेटर नंबर है, अब इफ एक कंडीशन आ गई ना हमारे पास कि ग्रेटर नंबर ऑन द 2 टिकट्स इज नॉट मोर देन 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉलर नंबर इज 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट बोथ नंबर्स आर नॉट मोर देन 10 एंड b इज इक्वल टू स्मॉलर्स नंबर इज 5। तो अब हमें नंबर ऑफ a निकालने हैं, तो 10c2, अब मोर देन 10, बोथ नंबर्स आर नॉट मोर देन 10, तो टोटल हमारे पास नंबर कितने होंगे, 10 तक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 होंगे, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 10c2। अब 5 कॉमन कितने होंगे, क्योंकि 5 जो स्मॉलर नंबर इज 5 लेना है, तो 5 1 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10। ठीक है, और 10 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते, तो इट मीन्स जो हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे वो हमारे 5 आएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्मॉलर नंबर इज 5 एंड बोथ नंबर्स आर नॉट मोर देन 10। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टोक्ड ए इज इक्वल टू 5/10c2। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आएगा 5/10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 5 9 इंटू 10/2, ये 5 से चला जाएगा ये दिस, और यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से 1/9 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो वही हमारा आंसर होएगा। इस क्वेश्चन में हमारा 1/9 आंसर होगा। उन्होंने बोला था कि एक बॉक्स लिया, उसमें 100 टिकट्स हैं और उस पर नंबर्ड है 1 to 100, 2 टिकट्स आर ड्रावन एट रैंडम, हमें 2 टिकट्स उसमें से लेने हैं। इफ ग्रेटर नंबर ऑन द 2 टिकट्स इज नॉट मोर देन 10, कि जो ग्रेटर नंबर है वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 और 10 हो सकता है। ठीक है, तो इसके पास जो टोटल चॉइसेस हुई वो 10 हुई, और उसमें से हमें 2 लेने हैं, तो ये हो गया 10c2। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉलर नंबर इज 5, तो स्मॉलर नंबर 5 होने की पॉसिबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 5 इंटू 7 एंड 5 इंटू 8 5 इंटू 9 5 इंटू 10। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 5, तो 5/10c2, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज किया और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अब इससे पहले जो हमने सीखा है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब हम क्वेश्चंस को फार्मूले की हेल्प से ना करके कोई न्यू सैंपल स्पेस बना के उसकी हेल्प से जो हमने कल सीखा था वहां से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। अब एक डाइस को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो जो सैंपल स्पेस आएगा अब न्यू, उनका सम भी 6 आना चाहिए। तो इट मीन्स पहले हुआ 1 5, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 2, उसके बाद 5 1। तो ये हमारे 5 केस बने जिसमें हमारा सम है जो 6 आता है। इसके सिवा और कोई केस नहीं होगा जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे कि उनका सम 6 आ जाए। अब नेक्स्ट उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज ओकर्ड ऑन वन ऑफ द डाइस, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 एक बार जरूर आ रहा होगा। तो एक बार तो इसमें आया 4 और एक बार इसमें आया 4, तो इट मीन्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/5। ठीक है, क्योंकि 4 पूछा है, 4 हैज ओकर्ड इन वन ऑफ द डाइस, तो एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया, तो 2/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ये इसमें बताया गया कि न्यू सैंपल स्पेस इज 2,4, 4,2, 3, 3 एंड 5, 1, क्योंकि इन सब का सम 6 है। तो न्यू सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हुए? 5। अब n ऑफ s इज इक्वल टू 5 और n ऑफ f, इट मीन्स कि 4 कम से कम एक बार दिख रहा हो जिसमें भी, जिस भी टपल्स में, तो वो हो गया एक ये वाला टपल और एक ये वाला टपल। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय। कि एक कपल है, उसके पास 2 बच्चे हैं, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों बॉयज हों, और ये कंडीशन गिवन है हमें कि उनमें से कम एक बॉय है। ठीक है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा बॉय, जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा हमारा बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बॉय बॉय। अब जो एक और कंडीशन बनती थी गर्ल गर्ल, वो नहीं आ सकती क्योंकि एक कंडीशन है वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो अब कंडीशन पूछी हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। अब बॉयज बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? अब इसमें ये 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 3 है, तो यहाँ से 1/3 हमारी पॉसिबिलिटी होगी। अब यहाँ पर यही समझाया गया कि न्यू सैंपल स्पेस 1 बॉय 1 गर्ल, ठीक है, गर्ल बॉय। अब आगे बॉय बॉय, अब उसके बाद बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ से आ गया बॉय गर्ल। तो यही हमारा सैंपल स्पेस बना। ये नहीं होगा कि एक गर्ल भी आ, गर्ल गर्ल दोनों आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन अप्लाई करके दिया हमें कि वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो एक बॉय यहाँ भी होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सैंपल स्पेस ये बन गया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों के दोनों बॉयज हो, तो 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, इफ यंगर वन इज बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। एक कपल है, उसके पास 2 चिल्ड्रन है, इफ यंगर वन इज बॉय। अगर हम वैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, तो वो बनता है S इज इक्वल टू बॉय बॉय एंड बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, ठीक है। लेकिन उसने एक कंडीशन अप्लाई की है कि इफ यंगर वन इज बॉय, अगर ये वाला एल्डर है, ये वाला यंगर है, ठीक है, तो उसने बोला है कि एल्डर वन इज बॉय, तो एक हमें बॉय फिक्स करना पड़ेगा। तो ये वाला केस भी कैंसिल हो गया, इसमें यंगर हमारी गर्ल है, और ये वाला केस भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ ये न्यू सैंपल स्पेस में, जो न्यू सैंपल स्पेस आएगा उसमें हमारे पास ये 2 ही केस बचेंगे, बॉय बॉय एंड गर्ल बॉय। इसमें हमारे पास यंगर है वो बॉय हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसमें यही तो है यहाँ पर बॉयज होने की 1/2। अब नेक्स्ट, अब इससे समझते हैं, जैसे हमारे जो सैंपल स्पेस लिखते थे हम जनरल की, अगर 2 बच्चे हैं तो ऐसे लिखते थे, बॉयज बॉयज भी हो सकता है, बॉयज गर्ल एंड गर्ल बॉय एंड गर्ल्स गर्ल। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एज गिवन बॉय इज अ यंगर, कि बॉयज ही बड़ा होगा, ठीक है, तो ये वाला केस भी हमारा कैंसिल हो जाता है और ये वाला केस भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यंगर अगर हमें बॉयज, एक कंडीशन गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक ये बचेगा न्यू सैंपल स्पेस में और एक ये पॉइंट बचेगा, और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि दोनों के दोनों बॉयज होंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ओकरिंग इवेंट्स, ठीक है। अब ये इवेंट्स हमारे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे डिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड बी। अगर ये इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं, इट मीन्स डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर, तो इस कंडीशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा फिर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑक्यूर्ड, तो जब उसका फर्क ही नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट है वो एक दूसरे से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद ये तो था हमारा व्हेन ए एंड बी आर टू इवेंट्स। अगर हमारे पास 3 इवेंट्स गिवन हो तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और अगर ये हमारे डिपेंडेंट हुए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टोक्ड ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टोक्ड सी स्टोक्ड ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये होगा हमारा अगर हमारे 3 इवेंट्स हुए उसको फाइंड करने का तरीका। अब यहां से पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड बी इज इक्वल टू, जो हम ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीख के आए थे, तो इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो हम इसको राइट साइड में लेके लिखते थे उसको अब ऐसे लिखने लग गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टोक्ड ए। उसके बाद हमारे पास है कि अगर कोई इवेंट 1 है एंड कोई सेकंड है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्टोक्ड 1। अब हमारे पास अगर 3 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्टोक्ड 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड स्टोक्ड 1 इंटरसेक्शन सेकेंड। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हमें क्वेश्चन गिवन है 2 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एक्स, ठीक है। तो अब हमें 2 कार्ड्स ड्रावन करने हैं 1 by 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एक्स। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 स्टोक्ड P1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 व्हेन P1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास 4C2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो जाएगी यहाँ से 4 by 52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 स्टोक्ड A1 इज इक्वल टू 3 by 51। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 by 2 to 1। अब ओल्ड मेथड जो हम यूज करते थे कि हमें अगर 2 कार्ड्स निकालने हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एस इज इक्वल टू 4C2 by 52C2 इज इक्वल टू 4 into 3 by 52 into 51। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 by 2 to 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज किंग, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट है वो एस हो एंड जो सेकंड है वो हमारा किंग हो। अब लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रावन कार्ड इज एस एंड लेट के इज इक्वल टू सेकेंड ड्रावन कार्ड इज किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें दोनों की निकालनी है कि फर्स्ट हमारा एस हो एंड जो सेकंड है वो हमारा किंग हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के स्टोक्ड ए। तो अब हम ए इंटरसेक्शन के की निकाल, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन एस इज ऑलरेडी अकर्ड। तो 4 by 52। अब ये के तो हमारे पास जो किंग है ये तो 4 के 4 है, तो 4 by 51। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 by 663। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से हम इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार और स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या था।
तो इसमें हम पूछा गया था कि 2 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज एक्स एंड सेकंड इज किंग। ठीक है, तो हमें निकालनी थी पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये होती है हमारी पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी स्टोक्ड ए, यानी ए जब पहले ऑक्यूर्ड कर गया हो। ठीक है, तो यहाँ से आएगी 4/52 इंटू 4/51। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज एक्स एंड सेकंड इज किंग, ये पूछा था। ठीक है, तो इसमें हमें 2 केस नहीं बनाने पड़े। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें होगा 1 इज एक्स एंड अदर इज किंग। उसमें ये कंडीशन ये नहीं होगी कि हाँ फर्स्ट ही एक्स होना चाहिए, उसमें ये होगा कि 1 कोई सा भी 1 हमारा एक्स हो जाए और कोई सा भी किंग हो जाए, तो उसके लिए अलग से केस बनता है। ये रहा हमारा सेकंड, 2 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज एक्स एंड अदर इज किंग। अब इसमें और उस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, उसमें बोला था कि 1 फिक्स्ड है, कि 1 पहले हमारा जो है वो हमारा एस ही आना चाहिए और जो सेकंड आएगा वो हमारा किंग ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी। लेकिन इसमें बोला है कि 1 किंग हो जाए, चाहे वो पहले वाला किंग हो और चाहे सेकंड वाला किंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो हमारा अलग था केस और ये हमारा अलग है केस। अब इस केस में क्या करना है वो समझते हैं। तो इस केस में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस इंटरसेक्शन अदर किंग। तो प्रोबेबिलिटी, अब फर्स्ट हमारा एस हो सकता है और सेकंड हमारा किंग, एंड फर्स्ट हमारा किंग हो सकता है और सेकंड हमारा एस। तो यहाँ से 2 केस बनेंगे, एडिशन होगी बीच में। ये नियम सीधा एक ही केस ले ले और डायरेक्ट कर दे, जैसे हमने पहले में किया था। ठीक है, उसमें फिक्स था कि फर्स्ट हमारा एस ही होना चाहिए, सेकंड किंग होना चाहिए। इसमें फिक्स नहीं है, इसमें ये गिवन है कि 1 हमारा एस होना चाहिए और सेकंड कोई सा भी हो, फर्स्ट एस या फिर फर्स्ट किंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर 2 केस बने हैं और दोनों की एडिशन से हमारी प्रोबेबिलिटी आई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस इंटरसेक्शन अदर किंग इज इक्वल टू 4/52 इंटू 4/51। तो ये होगी हमारी जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली थी। अब सेकंड केस कि पहले वाला किंग हो और सेकंड वाला एस हो, तो इसके लिए आएगी 4/52 इंटू 4/51। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8/663। तो अब ये नोट है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज प्रोबेबिलिटी गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 ऑर्डर। अब यहाँ ऑर्डर चेंज कर सकते थे हम, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 एक किंग होना चाहिए, 1 किंग और 1 एक। ये नहीं बोला था कि पहले वाला ही किंग होना चाहिए। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उसने कंडीशन दी थी कि पहले वाला हमारा एस होना चाहिए और सेकंड वाला किंग। तो इसलिए वहां पर हमारा जो आंसर आया था वो 4/663 आया था, लेकिन जो यहाँ पर आंसर आया है उसमें डिफरेंट आया। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑर्डर मायने रखता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में, इफ अदर ऑर्डर्स आल्सो सेटिस्फाइंग द फेवरेबल इवेंट, की अदर जैसे ये इवेंट है ये सेटिस्फाई कर रहा था तो इसके लिए एडिशन करनी पड़ी, then we have find the probabilities of all these orders and add them। तो हम अलग अलग के लिए निकाल के उनको ऐड करेंगे, ऑर्डर इसमें मायने रखता है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 के लिए। 3 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक। अब हम किंग, क्वीन एंड जैक, ये मतलब 3 केस बनाएंगे। ठीक है, पहले हम के को फिक्स रखेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्यू को फिक्स रखेंगे तो ये केस बन जाएगा हमारा। अब हम जे को फिक्स रखेंगे तो ये 6 केस बन गए हमारे पास। अब 3 कार्ड्स आर ड्रावन 1 by 1 फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमें इसमें से 3 कार्ड्स निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 किंग हो, 1 क्वीन हो एंड 1 जैक हो। ठीक, तो अगर हम इनमें से एक के लिए निकाल के और उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास किंग, क्वीन और जैक होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 4 इंटू 452 इंटू, अब 4/51 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, एंड 4/50।
अब ये 6 टाइम यही काम करना है हमें, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे एडिशन करते हैं तो ऐड करके भी वही आने वाला है, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये 6 केस बनेंगे हमारे पास, यानी ऑर्डर इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करते समय हमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई और ऑर्डर भी उस फेवरेबल इवेंट को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 4/52 इंटू 4/51 इंटू 4/50 इंटू 6, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ओकरिंग 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैग कंटेन्स 20 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 8 आर ब्लैक 12 आर ब्लू। अब एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास 20 बॉल्स हैं, ठीक है। उसमें से जो 8 हैं वो हमारी ब्लैक हैं एंड जो 12 हैं वो हमारी ब्लू है। 3 बॉल्स आर ड्रावन आर टेकन आउट one after another without replacement. Find the probability that all 3 are blue. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट भी ब्लू हो, सेकंड भी ब्लू हो एंड थर्ड भी ब्लू हो, ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं उसको। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लू, 1B को लिखते हैं हम फर्स्ट बॉल इज ब्लू, एंड सेकंड B को लिखते हैं हम सेकंड बॉल इज ब्लू। अब थर्ड B को लिखते हैं हम थर्ड बॉल इज ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल इंटरसेक्शन सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लू एंड थर्ड बॉल इज आल्सो ब्लू इज इक्वल टू, अब ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यूज, वो लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लू स्टोक्ड व्हेन फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी ओकर्ड ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल इज ब्लू स्टोक्ड फर्स्ट बॉल इंटरसेक्शन सेकंड बॉल इज ब्लू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसकी हेल्प से देखते हैं। अब हमारे पास 12 बॉल्स थी, वो हमारी ब्लू थी, और टोटल बॉल्स हमारे पास 20 थी। तो यहाँ से आ गया 12/20 इंटू 11/19 इंटू 10/18, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। और अगर हम यहाँ लगाते हैं 6 पे जाता है तो 6 पे ये बन जाएगा हमारे पास, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 11/57 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लिया कि फर्स्ट बॉल भी हमारी ब्लू हो, सेकंड भी ब्लू हो और थर्ड भी ब्लू हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा 11/57 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ऑल बॉल्स आर 3। इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B स्टोक्ड A एंड P ऑफ C स्टोक्ड A इंटरसेक्शन B, वो वाला फार्मूला यूज करके हमने यहाँ पर अपना आंसर निकाल लिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड इफ वन ऑफ देम शोज टेल, कि उनमें से एक हमारा टेल को शो कर रहा है, देन फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट ऑल 3 कॉइन्स शोज टेल। अब जो हमारा न्यू सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है, कल हमने एक सैंपल स्पेस को लिखना सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे होता था हेड हेड हेड, ठीक है, तो वही वाला तरीका आप यूज करना, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि जो होता है। अगर 3 कॉइन्स हैं तो हम ऐसे लिखते हैं हेड हेड हेड, ये हो गया हमारे पास टेल 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 एंड टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड इफ वन ऑफ देम शोज टेल, कि उनमें से कम एक शो कर रहा है हमारा टेल को, वन शो कर रहा है टेल को, ठीक है। तो जो ये वाला केस है, ये वाला केस यहाँ से हट जाएगा। अगर हम न्यू सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये 7 बचेंगे। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कॉइन्स शोज टेल, कि तीनों के तीनों हमें टेल दें, तो वो तो हमारे पास एक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 1 एंड टोटल हो गए हमारे पास 7, तो 1/7 यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से।
ये इसी क्वेश्चन को लिखा है कि ई बी द इवेंट इन विच ऑल 3 कॉइन्स शोज टेल एंड एफ बी द इवेंट इन विच 1 कॉइन शोज टेल। तो एफ हमारा हो गया एच टी एंड एच टी एच, ठीक है। इसमें हो गया हमारे पास 7 एलिमेंट्स, और जो इवेंट ई है फेवरेबल केसेस वो हो गया हमारे पास 1। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो वो आ गया हमारे पास 1/7। यहां से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इससे नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।